हे भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही हैं जानवरों की। माँ जी, लगता है जानवर अब हमारे घर पर ही हमला करने आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ज्यादा औजार भी नहीं है और बिना किसी औजार के हम उनका सामना भी नहीं कर सकते। खेत और जंगल के बीच में हमारा घर है, तो हमारी जान पर खतरा तो बना ही रहेगा ना। अजीत जी, ससुर जी, हम लोग इन जंगली जानवर से कैसे खुद को बचाएंगे? अरे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लो। बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर भगवान हमारे साथ है तो शायद हमें कुछ ना हो। आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी सब दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद करके आता हूँ। नहीं नहीं, आप बाहर मत जाओ। एक तो रात का समय है, ऊपर से आप अकेले जाओगे। कहीं जानवरों ने आप पर ही हमला कर दिया तो? तुम घबराओ मत, मैं बस दरवाजे खिड़की ही बंद करने जा रहा हूँ। सुमन का पूरा परिवार जानवरों के खौफ में था, लेकिन ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी जो परिवार को खेतों के बीच रहना पड़ रहा है, जहाँ रात के समय जंगली जानवरों का आना रहता ही है। तो पूरी बात जानने के लिए हम कुछ समय पहले चलते हैं, जहाँ सुमन अपने खेत वाले ससुराल में आती है। सुमन की सास राधा सुमन का घर में स्वागत करते हुए कहती है, बहू, तू तो वाकई में बहुत सुंदर है। अब से ये तेरा ही घर है। तुझे इसे अच्छे से संभालना है और तू ही इस घर की लक्ष्मी है। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ससुराल के आसपास कोई दूसरा घर क्यों नहीं है? और मेरे ससुराल के आसपास बस खेत ही खेत क्यों नजर आ रहे हैं? कोई और घर क्यों नहीं है माँ जी? हम क्या खेतों में रहते हैं? हाँ बहू, तेरा ससुराल खेत में ही है। दरअसल गांव में जो हमारी जमीन थी वो हड़प ली गई थी और अब हमारे पास ये खेत ही था। तो अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो शायद ये भी हड़प लिया जाता। जमींदार के डर से गांव वालों ने भी हमें गांव से निकाल दिया था, इसलिए हम खेत में ही रहने लग गए। हाँ, तुझे थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन अब तेरे ससुराल के नाम पर ये छोटा सा घर और ये आसपास का थोड़ा सा खेत है। बाकी सारे तो दूसरे लोगों के खेत हैं। मैं समझ सकता हूँ सुमन कि तुम्हें अपना ससुराल देखकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमने सब कुछ पहले ही बता दिया था, कोई भी बात नहीं छुपाई थी। हाँ, तो आपको किसने कहा है कि मैं आप लोगों से कोई शिकायत कर रही हूँ? मुझे अपने गरीब ससुराल या खेत वाले ससुराल से कोई परेशानी नहीं है। मैं भी कोई बहुत ही अमीर घर से नहीं आई हूँ जो मुझे ऐसी जगह पर एडजस्ट करने में दिक्कत हो। हाँ, मेरे लिए थोड़ा अजीब है कि खेतों में मैं ससुराल में रहूंगी, क्योंकि आज से पहले मैं कभी ऐसे नहीं रही। तो वो भी धीरे धीरे करके हो ही जाएगी आदत। सच में बहू, तू बहुत ही समझदार है। हमारी परेशानियों को भी समझ रही है और यह सब तेरे लिए मुश्किल होते हुए भी हमें जता तक नहीं रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आराम कर ले, थक गई होगी ना। गरीब बहू का खेत में ससुराल था, इसलिए सुमन को काफी अजीब लग रहा था, पर वो इस बात से अच्छे से परिचित भी थी। कुछ दिनों बाद अजीत बड़े जमींदार के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, आप तो मेरी फसलों का कुछ ज्यादा ही कम दाम दे रहे हैं। अरे इतने कम दाम में तो मेरी कोई बचत ही नहीं होगी। इससे ज्यादा तो मैंने मेहनत करी है। मैंने अपने खेतों में फसल उगाने के लिए पैसे लगाए हैं और मुझे इतने कम पैसे मिलेंगे तो मेरा घर खर्च कैसे चलेगा? मेरी परेशानी भी तो समझिए ना। अरे मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं किसी दूसरे की परेशानी समझूं। मुझे खुद से फुर्सत नहीं है, और अगर तुम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है तो क्यों आते हो मेरे पास अपनी फसलों को बेचने के लिए? मैं तो कहता हूँ जहाँ सही दाम मिले वहीं बेच दो। लेकिन आपके होते हुए कोई दूसरा मेरी फसलों को खरीदेगा भी नहीं। आपका डर कितना है गांव वालों के अंदर, आपके खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और मैं अपनी परेशानियों से मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर अपनी फसल मुझे बेचनी है तो बेच दे, वरना तो खेत वाला घर है ही, वहीं पर जाकर रहो और अपनी फसल खुद खा, मुझे क्या। कम दाम में अजीत को अपनी फसल जमींदार को ही बेचनी पड़ती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार हो चुका था, और इसी वजह से अजीत भी अपनी गरीबी से उभर नहीं पा रहा था, क्योंकि सारे पैसे फसल में चले जाते हैं और फसल कम दामों में बिकती है। अजीत परेशान होकर घर आता है और शांति से बैठ जाता है। इस बार तो जमींदार ने फसल के दाम कुछ बढ़ा ही दिए होंगे ना। हमें कुछ मुनाफा हुआ कि नहीं? नहीं पिताजी, कोई मुनाफा नहीं हुआ। हम पहले जहाँ थे अब भी वहीं पर हैं। गरीबी की मार इतनी तेज थी कि अजीत अपने परिवार को बचा भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश करता ही रहता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अजीत और सुमन कुछ सब्जियां लेकर बाजार में बेचने जाते हैं। ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो। अरे भाई साहब, सब्जी ले लो, एकदम फ्रेश है। काफी देर तक वो दोनों सब्जियां बेचने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन वहां कोई भी उनकी 1 रुपए की भी सब्जी खरीदने नहीं आता। ये देखकर सुमन अजीत से कहती है, ये क्या है अजीत, हम इतनी देर से सब्जियां बेच रहे हैं, यहाँ तो कोई रुक भी नहीं रहा है।
अरे ऐसे तो हमारी सारी सब्जियां सूख जाएंगी। पहली बार मैंने देखा है कि कम से कम आधे दिन से ज्यादा हम खड़े होकर सब्जियां बेच रहे हैं और कोई खरीद ही नहीं रहा। इससे पहले मैं जब अपने माँ और पिता के साथ सब्जी बेचती थी ना, तो कोई ना कोई 5-10 रुपए की धनिया तो ले ही लेता था, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं ले रहा है। ये सब गांव वाले बस ऐसे ही हैं। पहले जब मेरे चाचा ने हमारा गांव वाला घर हड़पा था ना, तो भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जमींदार हमें दबाने की कोशिश करता है तो भी कोई कुछ नहीं कहता है, और इसी वजह से हमें खेतों में रहना पड़ रहा है। लेकिन ये तो गलत है ना। गलत सही अगर गांव वालों को दिखने लग जाए तो बात ही क्या थी। गांव वालों ने तो जमींदार के आगे झुकने की कसम खा ली है, और उसी जमींदार की वजह से ही हम लोग गरीबी में रह रहे हैं। वो जमींदार भी कोई और नहीं बल्कि मेरे सगे ताऊ हैं। उन्हें हमें परेशानी में देखना अच्छा लगता है, उन्हें हम पर बिल्कुल तरस नहीं आता। कोई बात नहीं है अजीत, तुम परेशान मत हो। भगवान सब देख रहे हैं। जो हमारे साथ आज बुरा कर रहे हैं ना, आज नहीं तो कल उनके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा तो हो ही जाएगा। हमें तो बस अपनी सही के रास्ते पर चलना चाहिए। सुमन काफी ज्यादा समझदार थी और वो हमेशा ही अपने पति को हिम्मत देती रहती थी। अपनी पत्नी के हौसला देने के बाद अजीत भी कोशिश करना नहीं छोड़ता है। अजीत बाहर की खिड़की बंद करने जा ही रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। अजीत के आसपास काफी खतरनाक जानवर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। यहाँ सुमन भी घबराने लगती है अपने पति को ऐसे देखकर। अजीत जी, अरे कोई बचाओ, अजीत। आवाज सुनकर गांव वाले भी अब खेतों में आने लगते हैं और सुमन के परिवार को मुसीबत में देखकर सब गांव वाले एकजुट होकर सभी जानवरों को वहां से भगा देते हैं और पूरे परिवार को एक साथ गांव में लेकर आते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है, अब बस बहुत हो गया। हम सब लोग उस जमींदार से डरते रहे जो बस दुश्मनी निकाल रहा था, और इस वजह से हमने अपने लोगों को खेत में रहने भी दिया। लेकिन अब और नहीं। खेत में रहना कितना जोखिम भरा काम है ये हम सब जानते हैं। औरतें, बुजुर्ग, आदमी सब रह रहे थे, पर हम में से किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर आज आप लोगों को कुछ हो जाता तो हम सब गांव वाले खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। आज से आप लोग इसी गांव में रहेंगे और हम भी देखते हैं कि हमारे होते हुए कौन आपको यहाँ से भगाता है। हाँ, यहीं रहेंगे। हाँ, यहीं रहेंगे। अरे तुम सब गांव वाले अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। सोच समझ कर इन लोगों को दोबारा गांव में रखना, क्योंकि लोगों से ज्यादा परेशानी तो तुम लोगों को होगी फिर। अब तुम हमें परेशानी दोगी जो हमारी बदौलत इस गांव में जमींदारी कर रहा है? अरे तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। अपने सगी भाई के नहीं हुए तुम, फिर हम गांव वाले तुमसे ये उम्मीद कर भी नहीं सकते कि तुम हम सब के बारे में भी कभी सोचोगे। हम सब तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरते। तुम्हें जो करना है कर लो, और अगर हमारे साथ कुछ गलत करना चाहो तो याद रखना कि कल तक हमें तुमसे डर था, पर आज वो डर भी नहीं है। तुम शांत रहोगे तो ही तुम गांव में रह पाओगे, वरना तो खेत वाला घर अभी ठीक है, तुम्हें वहां न रहना पड़े अब कहीं। देखा, मैंने कहा था ना, एक न एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं। और देखो, हमें गांव में गांव वाले ही लेकर आए हैं और हमारे लिए गांव वाले ही खड़े हो रहे हैं। हाँ बहू। इसी के साथ सुमन अपने पूरे परिवार के साथ खेत से गांव में आकर रहने लगती है और अब जमींदार का खतरा भी सर से टल जाता है। अब वो अपनी गरीबी से कुछ हद तक तो आगे बढ़ते ही हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करते हैं। आह माँ जी, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। प्लीज कुछ करिए, करिए ना। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। प्लीज कुछ करिए। बहू, तू ऐसे हिम्मत मत हार, हम है ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रख। माँ जी, मुझे लगता है कि अपनी दीदी का बच्चा होने वाला है, इसलिए इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। देखिए ना कैसे वो दर्द में तड़प रही है। ऊपर से ठंड कितनी लग रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। बहू ऐसे मत बोल, शुभ शुभ बोल। अरे सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ है ना, हम सब साथ रहेंगे तो हो जाएगा। मुझे भी इस ठंड का ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इस ठंड में अच्छे से अच्छे की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं हम ये सब कैसे संभालेंगे। निधि, तू हिम्मत मत हार, हम कुछ ना कुछ करते हैं तेरे लिए। माँ जी, वो देखिए ठेला, हम ठेले की मदद से दीदी को अस्पताल ले जा सकते हैं। सुमित्रा, जो अपनी तीनों बहू को लेकर ठंड में ऐसे दर दर भटक रही थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुमित्रा को अपनी बहुओं के साथ उसे ऐसे दर दर की ठोकर खानी पड़ रही थी? तो चलिए कुछ दिन पीछे चलते हैं। सुमित्रा अपनी बड़ी बहू निधि और दूसरी बहू रुचि के साथ बैठी होती है। तभी पारुल आती है और कहती है, माँ जी, आपके लिए खुशखबरी है, मैं पेट से हूँ।
भगवान, आपने तो मेरे घर को खुशियों से ही भर दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी तीनों बहुएं गर्भवती हैं। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं इतनी खुशी को कैसे संभालूं। बहू, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने मुझे जीवन की कितनी बड़ी खुशियां दी हैं। वो कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। मैं तो अब वो महसूस कर पा रही हूँ कि मुझे अपना सूद कितना प्यारा है। भगवान तुम तीनों को हमेशा खुशियाँ दे, तुम्हारे बच्चे को तंदुरुस्त बनाए रखे। माँ जी, कितना अच्छा है ना कि हम साथ आपकी तीनों बहुएं ही गर्भवती हैं। एक साथ हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देंगी। हम तीनों के बच्चे एक साथ बड़े होंगे और मुझे तो अभी से सोचकर एक्साइटमेंट हो रही है। और पारुल, तुम तो बड़ी तेज निकली। कुछ दिन के लिए देवर जी आए और सबको खुशियाँ बांट कर चले गए। क्या दीदी, आप भी ना, अब तो मुझे मत छेड़ो ना, मुझे शर्म आ रही है। मैं जल्दी से शहर से हम तीनों के पतियों को भी खुशखबरी बता देती हूँ कि वो एक साथ पापा चाचा ताऊ बनने वाले हैं। नहीं बहू, अभी मत बताओ। पहले मैं तुम तीनों की नजर उतारूंगी और पहले तुम मेरे साथ मंदिर चलो। भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी एक साथ दी है तो हमें भगवान का शुक्रिया तो करना ही चाहिए ना। पहले मंदिर चलो, तुम तीनों की नजर उतरवाऊंगी, रक्षा धागा बनवाऊंगी, तब जाकर मेरे दिल को तसल्ली होगी। सुमित्रा काफी ज्यादा खुश थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी बहू पर भरपूर प्यार लौटाती है, उनका काफी ख्याल रखती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी में किसी की अगर नजर लग जाए तो खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं। तो वही हाल सुमित्रा का भी हुआ। कुछ दिनों बाद सुमित्रा की बेटी छाया अपने पति मनोज के साथ आ जाती है। अपनी बेटी और दामाद को जैसे भूल ही गई हो आप। हम क्या आपके लिए कुछ भी नहीं है? अरे कभी हमें भी याद कर लिया करो। अरे ननद जी, ऐसे क्यों बोल रही हैं? माँ जी तो आपको हमेशा ही याद करती रहती है। वैसे आप अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरे पति को इतना परेशान करते रहते थे तो इसलिए हम दोनों घर छोड़कर ही आ गए। अब हम यहीं रहेंगे। आपको तो बताया था ना माँ मैंने कि मनोज जी यहाँ अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। चौराहा है, वहीं पर अपना बिजनेस करेंगे। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहें बस खुशी रहें। तुम चाहे यहाँ रहो चाहे अपनी ससुराल रहो, बस खुशियाँ हर जगह फैली रहें। अगर दामाद जी अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दामाद जी, आप यहाँ पर आराम से रहना। आपको कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताइएगा। सुमित्रा अपनी बेटी और दामाद को भी काफी प्यार करती हैं। लेकिन एक दिन जब सुमित्रा के तीनों बहुएं बाहर मार्केट में चाट पापड़ी खाने गई होती हैं तो छाया कुछ कागजात लेकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ ये कुछ कागज हैं, आप इन पर साइन कर दो, मनोज जी को चाहिए। तीनों बहुएं बाहर गई हैं, वो आ जाएंगी तो वो पढ़कर बता देंगी कि ये कैसे कागज हैं, तो मैं इन पर साइन कर दूंगी। और वैसे भी तुझे पता है कि मेरी आंखें कितनी कमजोर हैं, मुझे ठीक से दिखाई तो देता नहीं है। आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे मैं बोल रही हूँ कि मनोज जी के काम के लिए कागज हैं, गारंटी के लिए आपके साइन चाहिए। मनोज जी अपना काम शुरू कर रहे हैं ना। अब क्या आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? और मैं क्या आपसे झूठ बोलकर आपकी जायदाद हड़प लूंगी सारी? थोड़ा तो भरोसा रखो। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तो इतना भड़क मत। गारंटी के लिए चाहिए तो मैं कर देती हूँ, मुझे अपने बच्चों की खुशियाँ ही चाहिए। सुमित्रा अपनी बेटी पर भरोसा कर साइन कर देती है और आराम से सो जाती है। आधे घंटे बाद जब सुमित्रा की तीनों बहुएं आती हैं तो छाया अपनी माँ और अपनी तीनों भाभियों का सामान बाहर फेंकते हुए कहती है, ये रहा चारों का सामान और आप अपना सामान लेकर यहाँ से चलते बनो, क्योंकि अब यहाँ की किसी भी चीज पर आपका हक नहीं है। ये सब कुछ मेरा और मेरे पति का है। ये तो क्या बकवास कर रही है, और अपनी भाभी और माँ से कोई ऐसे बात करते हैं? अभी मैं जिंदा हूँ और मैं जब तक हूँ तब तक ये सब मेरा ही है। माँ आप जिंदा हैं और इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है कि ये सब कुछ आपका है। अब ये सब कुछ मेरा है, क्योंकि आज शाम के समय जिस कागजात पर आपने साइन किए थे ना, वो किसी गारंटी के लिए नहीं बल्कि वो आपकी पूरी जायदाद के थे, जो कि अब मेरी और मेरे पति की है। चुपचाप से अपना सामान उठाइए और यहाँ से चलते बन। छाया और मनोज मिलकर सुमित्रा और उसकी तीनों बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं। अपनी बेटी के धोखे के बाद सुमित्रा को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी बहू को लेकर ठंड में ठिठुरते हुए ही निकल जाती है और चारों अब दर दर की ठोकरें खाती हैं और उन्हें एक पेड़ के नीचे ठंड में रात गुजारनी पड़ती है। अगले दिन रुचि कहती है, माँ जी अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगी? ठंड में बहुत ठंड भी हो गई है, मुझे ठंड लग रही है माँ जी। मैं तो तीनों बेटों से बात करती हूँ,
उन्हें बता देती हूँ कि यहाँ क्या क्या हो गया, अब वही कुछ कर सकती हैं। नहीं नहीं माँ जी, उन्हें कुछ मत बताइए। वो शहर में काम करने के लिए गए हैं और उन्हें काम करने दीजिए। अगर उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर हमारे साथ क्या क्या हो गया तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हाँ पारुल बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। वो सामने जो ढाबा है वहीं पर चलते हैं, वहाँ पर कोई काम तो मिल जाएगा ना, जिसे करके हम अपना पेट भर सकें। तीनों बहू की ठंड में हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ऊपर से तीनों गर्भवती थी। अपनी बहू को ऐसे देखकर सुमित्रा भी काफी निराश महसूस कर रही थी। सुमित्रा अब थोड़ा बहुत काम करके साफ सफाई करके थोड़े पैसे कमा लेती है और वहीं ढाबे के पास तिरपाल डाल कर रहने लगती है। एक शाम सुमित्रा की बड़ी बहू निधि के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। माँ जी मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा, प्लीज कुछ करिए ना, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, प्लीज कुछ करिए। बहू तू ऐसे हिम्मत मत हार, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा धीरज रख। माँ जी मुझे लगता है दीदी को अब लेबर पेन हो रहा है, बच्चा होने वाला है, हमें इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ बहू तू सही कह रही है, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे, ऊपर से हमारे पास कोई साधन नहीं है, शॉल तक नहीं है। अगर हम इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर जाएंगे तो बहू की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज कुछ करिए, किसी से मदद मांग लीजिए। सुमित्रा की बाकी की दोनों बहू और सुमित्रा मिलकर ठंड में ही तेज हवाओं में चलते निधि को ठेले पर लिटाकर अस्पताल लेकर जाने लगती हैं कि तभी रुचि के पैर में पत्थर लग जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। माँ जी मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हे भगवान तुम क्यों हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हो, वैसे ही मुझसे अपनी बहू की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है। निधि को बच्चा होने वाला है और रुचि के भी पैर में लग गई है। सुमित्रा आसपास वाले लोगों से मदद मांगकर जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचती, लेकिन पैसे न होने की वजह से कोई भी सुमित्रा की बहू को हाथ तक नहीं लगाता कि तभी वहां सुमित्रा के तीनों बेटे नितिन, धीरज और सुरेश आ जाते हैं। सुरेश तुरंत ही डॉक्टर को पैसे देता है और निधि का ऑपरेशन किया जाने लगता है। निधि का बच्चा मर जाता है। देखिए, आपकी बहू बहुत ज्यादा कमजोर थी, उनको बहुत ज्यादा ठंड लग गई थी, उन्हें निमोनिया हो गया है। अगर हम उन्हें बचाते तो आपका बच्चा मर जाता और आपके बच्चे को बचाते तो वो मर जाती। इसीलिए हमने पहले ही कंसल्टिंग फॉर्म पर साइन ले लिए थे। आपकी बहू अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उनके हालात काफी नाजुक हैं। भगवान, मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा। ये सब कुछ उस छाया की वजह से हुआ है। उसने मेरी बहू की ऐसी हालत में भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भगवान का शुक्र है कि मेरी बहू बच गई। सुमित्रा इतना बोल ही रही थी कि सुमित्रा की बेटी छाया अपने पति के साथ आती है और गुस्से में दमदमाते हुए कहती है, माँ ये सब क्या है? आपने हमारी जमीन पहले ही किसी को गिरवी दे रखी है और जिसके पैसे चुकाने हैं 25 लाख रुपए। हमारे घर पर पहले से ही कर्जा था। कुछ पैसे तेरे पिता के इलाज में लग गए और उसके बाद कुछ पैसे तेरी शादी में। लेकिन इन सब में एक चीज अच्छी हो गई कि अब वो 25 लाख रुपए तुझे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ये घर तेरे नाम पर है। और अगर पैसे नहीं दिए तो तुम दोनों अपनी असली जगह पहुंच ही जाओगे, जेल में। और अगर तू जेल गई तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि तूने जो मेरी बहू के साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। माँ ऐसा मत कहो, अरे मैं भी आपकी बेटी हूँ, हो गई मुझसे गलती। आप ये 25 लाख रुपए का कर्जा मेरे सर से हटवा दो, भले ही अपनी जमीन वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं कैसे दूंगी, आप थोड़ा तो सोचो ना मेरे बारे में। छाया अपनी माँ के आगे हाथ पैर जोड़ती रहती है, लेकिन सुमित्रा बिल्कुल नहीं सुनती। जिसके बाद सुमित्रा अपने बेटे और बहू के साथ शहर ही चली जाती है और वहाँ नई जिंदगी बिताती है। वहीं दूसरी तरफ छाया, जिसने लालच में जमीन हड़पी थी, अब उसी के कर्ज में डूब जाती है। क्या सच में बेटियां शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं कि दौलत के चक्कर में वो अपनी माँ और भाई को ही भूल जाती हैं? जैसा कि हमारी कहानी की इस बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर अपनी माँ को ठगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके